2008 के जो दुनिया का फाइनेंशियल क्राइसिस था उसमें दुनिया भर में तबाही मचा दी। खरबों डॉलर का दुनिया में नुकसान हुआ। स्टॉक मार्केट डूब गई, बैंक करप्ट हो गए, बैंक बंद हो गए, कंपनियां दिवालिया हो गई, लाखों लोग बेरोज़गार हो गए, लोगों का बहुत तक पैसा डूब गया। जिसके बाद जापान के एक शख्स जिसका नाम सतोशी नाकामोटो लिया जाता है, उसने एक मॉडल पेश किया। उसका कहना था कि अभी जो करंट सिस्टम चल रहा है उसमें जो गवर्नमेंट पैसा इशू करती है लोग उसको इस्तेमाल करते हैं और उसका कंट्रोल भी गवर्नमेंट के पास होता है। चाहे उसका मालिक, उसको कमाने वाला एक इंसान, आम इंसान होता है, लेकिन उसकी जो अथॉरिटी होती है वो उस मुल्क के, उस शख्स के मुल्क के गवर्नमेंट के पास होती है, स्टेट बैंक के पास होती है, जिसकी वजह से उसका कंट्रोल उस शख्स के पास नहीं रहता। और जब ऐसे क्राइसिस आते हैं तो उसको नुकसान उठाना पड़ता है। सेंट्रलाइज सिस्टम चल रहा था, अभी भी चल रहा है। उसने एक सिस्टम पेश किया जिसको डिसेंट्रलाइज सिस्टम बनाया उसने। जो उसका कंसेप्ट था वो डिसेंट्रलाइज था। मतलब कि जिसके पास पैसा है, जिसका पैसा है, उसी के हाथ में कंट्रोल हो, वो ही उसका लेन देन करने का, उसको तरीक़ाकार उसका अपनाने का इख्तियार रखता हो। उसने बिटकॉइन क्रिएट किया। 2009 में बिटकॉइन का आगाज़ हुआ। चूँकि ये एक नई चीज़ थी तो नई चीज़ जब आती है दुनिया में तो मोस्टली लोग इसको अडॉप्ट करने में हिचकिचाते हैं, हेजिटेट करते हैं, क्योंकि उसके बारे में कई नॉलेज ना होने की वजह से हेजिटेट करते हैं, और कई वैसे ही पुराना जहन रखने की वजह से, पुरानी सोच का मालिक होने की वजह से आने वाली जदीद चीज़ों को, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने से कतराते हैं, डरते हैं। जब बिटकॉइन नया नया आया, जब नया नया क्रिएट हुआ, नया नया लॉन्च हुआ, तो इसकी वैल्यू 1 सेंट भी नहीं थी। 1 सेंट का भी एक बिटकॉइन नहीं था। लेकिन फिर एक वक्त ये भी आया कि दुनिया ने देखा कि एक बिटकॉइन की वैल्यू $70,000 तक गई। जी हाँ, आपने ठीक सुना, $70,000 का वो बिटकॉइन जो कभी 1 सेंट का भी नहीं हुआ करता था, ये 2021 के नवंबर में उसने अपना ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड किया। और ये दुनिया की महंगी तरीन करेंसियों में से एक है, बल्कि सबसे टॉप की महंगी तरीन करेंसी ही बिटकॉइन है। अभी तो हमारे मुल्कों में, जिस तरह मैं पाकिस्तान से हूँ तो हमारे मुल्क में रुपया चलता है, इंडिया में INR रुपया चलता है, बांग्लादेश में टका चलता है, किसी मुल्क में रेबल है, किसी में यूरो है, किसी में डॉलर है, किसी में पाउंड है, किसी में रियाल है, किसी में दरम है। तो हर मुल्क की अपनी एक करेंसी है जिसको उस मुल्क का स्टेट बैंक, उसकी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। बिटकॉइन चूँकि डिसेंट्रलाइज्ड है, इसमें आपका कंट्रोल होता है। डिसेंट्रलाइज कहा ही इसी चीज़ को जाता है कि हर शख्स के पास उसकी अपनी चीज़ का कंट्रोल हो। ये मैं सिंपल वर्ड में एक समझाने के लिए आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ। बिटकॉइन का जब आगाज़ हुआ तो बिटकॉइन का जो तरीक़ाकार, जो प्रोसेस बताया गया, वो उसकी ट्रांजैक्शन बताई गई, वो एक ब्लॉकचेन के थ्रू बताई गई। और अभी भी ब्लॉकचेन के ज़रिए ही है। मतलब ब्लॉकचेन क्या होता है कि हर ब्लॉक कंप्लीट होने के बाद जब ट्रांजैक्शंस होती रहती हैं, एक ब्लॉक फिल हो जाता है तो उसके बाद एक नई चेन क्रिएट हो जाती है, और फिर नेक्स्ट ब्लॉक में डेटा ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाता है, डेटा स्टोर होना शुरू हो जाता है। यही प्रोसेस आगे चलता रहता है। इसको हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब रवायती तरीक़ेकार में तो ये है कि आपने जब किसी को पैसे भेजने हैं, किसी से पैसे लेने हैं, तो आप एक ट्रांजैक्शन करेंगे जो बैंक के ज़रिए होगी। आपको डॉक्यूमेंट्स फिल करने होंगे, आपको टाइम का वेट करना पड़ेगा, आपको हैवी फीसिस, बैंक चार्जेस, टैक्सेस देने पड़ेंगे। फिर आपको कहीं से पैसे आ रहे हैं किसी दूसरे मुल्क से, तो आपका बैंक आपसे 100 किस्म के सवाल करेगा। किसने भेजे, क्यों भेजे, किस लिए भेजे, आपका उससे ताल्लुक़ क्या है, आप क्या करते हैं, फॉर्म फिल करें। उसके बाद कई दिन के प्रोसेस के बाद अगर आपको वो ओके होता है तो आपके पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र बैंक करता है। जबकि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं है। इसमें किसी मिडल मैन का कोई करदार नहीं, किसी दरमियान में किसी दफ्तर का, किसी बैंक का कोई करदार नहीं। आपने जिसको पैसे देने हैं, आप उसके वैलेट एड्रेस पर, आप उसको इंटरनेट के ज़रिए अपने अकाउंट, जो आपका एक्सचेंज अकाउंट है, आप डायरेक्ट उसको कॉइन्स और टोकन्स ट्रांसफ़र करेंगे। इसी तरह आपने किसी से लेने हैं
तो वो भी आपको आपके वैलेट एड्रेस पर, आपके वैलेट एड्रेस के ऊपर डिपॉजिट कर देगा। और इस दौरान जो टाइम लगेगा वो आपकी इंटरनेट स्पीड पर डिपेंड करेगा, जो मीडियम आप जो एक्सचेंज यूज़ कर रहे हैं उसकी कैपेसिटी पे यूज़ डिपेंड करेगा, लेकिन हर सूरत में ये चंद मिनट से ज़्यादा नहीं लेता। और किसी किस्म के एक्स्ट्रा फीस, चार्जेस, टैक्सेस नहीं होते। एक मिनिमल सी ट्रांजैक्शन फ़ीस डिडक्शन होती है, और वो इतनी मिनिमम होती है कि आप बस ये समझ लें कि जैसे ना होने के बराबर। आम ज़िंदगी में आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको 1 लाख रुपए के ऊपर अगर मिसाल के तौर पर 500 रुपये देने पड़ते हैं, 400 रुपये देने पड़ते हैं, 300 रुपये देने पड़ते हैं, तो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए आप जो चीज़ आप लाखों डॉलर भी ट्रांसफ़र कर लें तो आपको 50, 100 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये ही फ़ीस ट्रांजैक्शन की देनी पड़ती है, जो कि ना होने के बराबर है। आम ज़िंदगी में आम बैंकों के ज़रिए आपकी एक लिमिट होती है कि इतने पैसों पर इतने चार्जेस, लेकिन इसमें ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। बहुत ही कम मिनिमल चार्जेस में, ट्रांजैक्शन फ़ीस में आप अपनी बड़ी अमाउंट बग़ैर किसी मिडल मैन के, बग़ैर किसी दरमियान में किसी दफ्तर बैंक को रखे हुए सेंड और रिसीव कर सकते हैं। क्योंकि ये एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, इसमें फ़्रॉड का, इसमें किसी किस्म की स्कैम का बहुत ही कम चांस होता है। वो भी ऐसे कि चूँकि आप डायरेक्टली एक दूसरे को सेंड और रिसीव कर रहे होते हैं। फिर जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो मुख्तलिफ अच्छे हार्डवेयर और बड़े प्रोसेसर्स के साथ अच्छे कंप्यूटर्स के ऊपर ये सिस्टम चल रहा होता है। और ये जो ट्रांसफ़र होते हैं, ये जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, ये माइनिंग प्रोसेस के ज़रिए होते हैं, जिसमें बिटकॉइन का जो मैथमेटिकल प्रोसेस होता है वो क्योंकि बहुत हैवी होता है, बहुत सिक्योर है, तो इसके लिए हैवी कंप्यूटर्स चाहिए होते हैं। नॉर्मल कंप्यूटर्स पे ये माइनिंग नहीं होती और ना ही ट्रांजैक्शंस होती हैं, इसलिए बहुत ही सेफ़ एंड सिक्योर कंसिडर किया जाता है। अच्छा, अब चूँकि ये टेक्नोलॉजी दुनिया में आए हुए अभी ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, लेकिन इसने जितनी अडॉप्शन कर ली है, मतलब जितना ये दुनिया में फैल चुका है, इससे अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि आइंदा आने वाले चंद सालों में ये कहाँ तक पहुँचेगा, ये इसका लेवल कहाँ तक होगा, ये कितना वसी हो जाएगा। वैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि जो एक बिटकॉइन कभी 1 सेंट का भी नहीं होता था, वो $70,000 तक का भी गया। तो आप ये प्रेडिक्शन की जा रही है कि आने वाले 2 से 4 सालों में ये 4 लाख और 5 लाख डॉलर तक भी जाएगा। चूँकि रवायती तरीक़ाकार बैंकों का है, लोग बैंकों के ज़रिए अपना पैसा सेंड रिसीव करते हैं, उसमें बहुत से टैक्स लगते हैं, पैसे लगते हैं, बहुत से डॉक्यूमेंटेशन होती हैं। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के अगेंस्ट बहुत से लोग भी हैं और इसकी फेवर में भी बहुत से लोग हैं। जो इसके अगेंस्ट हैं उनमें 99% लोग वो हैं जिनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली बैंकों के साथ कोई अपना फाइनेंशियल बेनिफिट लिंक है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी आम हो गई, हर शख्स के इस्तेमाल में आ गई, तो बैंक्स बंद हो जाएंगे, बैंक्स की इनकम बंद हो जाएगी, बैंक्स का प्रॉफिट ख़त्म हो जाएगा। चूँकि बैंक बहुत इंटरेस्ट रेट पर लोन देता है, क्योंकि बैंक हर ट्रांजैक्शन पर बहुत सी फीसिस, बहुत से चार्जेस मुख्तलिफ नामों से आपसे चार्ज करता है और वही उसका प्रॉफिट होता है। तो जब बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी से लोग अपना ट्रांसफ़र करना शुरू करेंगे पैसा, उसे बाय सेल करना शुरू करेंगे, तो ज़ाहिर है लोगों को फ़ायदा होगा। लोग बैंकों को मुख्तलिफ मद में चार्जेस और टैक्सेस और फीसिस दे रहे होते हैं, वो उनको बच जाएंगे और बैंकों को वो फीसिस, वो टैक्सेस, वो ड्यूज़, वो चार्जेस मिलना बंद हो जाएंगे, तो बैंक ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। इसीलिए वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ लेक्चर्स के ज़रिए, मुख्तलिफ़ आर्टिकल्स के ज़रिए, मुख्तलिफ़ लोगों को हायर करके आम लोगों को, आम पब्लिक को ये बावर कराने की कोशिश करने में लगे रहते हैं कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी एक स्कैम है, इससे बचें, इससे आपका पैसा डूब जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऑल्दो क्रिप्टो करेंसी एक बहुत हाईली रिस्की करेंसी है, बहुत हाईली रिस्की मार्केट है, लेकिन हाई रिस्क हाई रिवार्ड। इसमें जितना ज़्यादा रिस्क है उतना ही रिवार्ड भी है। आपका लगाया हुआ 10,000 10 दिनों में या 10 महीनों में 10 लाख भी बन सकता है, और वही 10,000 10 मिनट में ज़ीरो भी बन सकता है।
या हाईली वॉलेटाइल मार्केट है। मैं आपको सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट करना ना करना वो टोटली आपके ऊपर है। पैसा आपका, प्रॉफिट आपका, लॉस आपका। आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र, इस बात को जहन में रखिएगा। मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ जो मैं जानता हूँ या जो मैं खुद कर रहा हूँ या जो इन्वेस्टमेंट मैंने खुद से कर रखी है क्रिप्टो करेंसी में। अब आते हैं अगली बात की तरफ कि आपको क्रिप्टो करेंसी में, बिटकॉइन में ट्रेडिंग कैसे करनी है, इसका प्रोसेस क्या होता है। देखें, जैसे स्टॉक मार्केट में आपको ट्रेडिंग करने के लिए ब्रोकर अकाउंट की ज़रूरत होती है, इसी तरह क्रिप्टो मार्केट में आपको एक क्रिप्टो एक्सचेंज का अकाउंट बनाना ज़रूरी होता है। अच्छा, अब दो किस्म की एक्सचेंजेस हैं, एक है सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, एक है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस। सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस का कंसेप्ट वही है कि आप अकाउंट तो खुलवाते हैं उस सेंट्रलाइज एक्सचेंज में, आपका अपना लॉगिन होता है, चाहे वो आप अपने मोबाइल नंबर पर बनाएं या ईमेल पर बनाएं, आप खुद से उसका पासवर्ड रखते हैं। फिर उसके बाद एक्सचेंज का एक प्रोसेस होता है, KYC करते हैं, आपसे कुछ वो डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, आपका CNIC ले लिया, आधार कार्ड ले लिया, पासपोर्ट ले लिया, ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया। मतलब जो ऐसा डॉक्यूमेंट जो आप जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क की गवर्नमेंट ने इशू किया हो, वैलिड हो, एक्सपायरी ना हो, वो आपसे आपके अकाउंट में उसकी स्कैन कॉपी ट्रांसफ़र कराते हैं। वो उसका उनका एक प्रोसेस होता है, वो उसको वेरीफाई करने के बाद आपको अकाउंट ओके कर देते हैं। उसके बाद आपने चूँकि जिस तरह आम ज़िंदगी में आप कोई चीज़ लेने जाते हैं, बाज़ार से कोई मार्केट खरीदने कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, मसलन कोई आपने कुर्सी ख़रीदनी है, तो आप 1000 रुपये की अगर वो कुर्सी है तो आप 1000 रुपये अपने करेंसी नोट की शेप में उसको देकर वो कुर्सी ख़रीद लेते हैं। इसी तरह बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में आपको बिटकॉइन ख़रीदने के लिए, आपको मुख्तलिफ क्रिप्टो करेंसीज ख़रीदने के लिए किसी डिजिटल करेंसी की ही ज़रूरत होती है। बहुत सी डिजिटल करेंसीज़ हैं, बहुत से स्टेबल कॉइन्स हैं जिनके ज़रिए आप मज़ीद बिटकॉइन या कॉइन्स और टोकन्स परचेज़ करते हैं, बाइस करते हैं। उसमें मैं 4-5 आपको टॉप के स्टेबल कॉइन्स बताता हूँ, जिनमें USDT टॉप पर है, BUSD, USDC, डाई और TUSD। ये 5 वो मैंने आपको स्टेबल कॉइन्स बताए हैं जिनका मार्केट कैप इस वक्त टॉप पर जा रहा है, जो ज़्यादा फेमस हैं, जिनका ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अब स्टेबल कॉइन होता क्या है? स्टेबल कॉइन का मतलब होता है कि जो स्टेबल कॉइन जिस डेवलपर ने वो स्टेबल कॉइन जिस कंपनी में वो लॉन्च किया है, अगर वो कंपनी 1 लाख USDT स्टेबल कॉइन मार्केट में लॉन्च करती है, सेल के लिए भेजती है, तो उसके पास उसके एसेट्स में, उसके अकाउंट में $1 लाख का होना ज़रूरी है। मतलब जितने USDT, जितने स्टेबल कॉइन्स, उतने ही डॉलर्स उसके एसेट्स में होना ज़रूरी है और ये होने चाहिए। अब चूँकि पेयर बनता है, जिस तरह आप कुर्सी का पेयर आपकी मुल्क की करेंसी में के ज़रिए आपको मिला, इसी तरह क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन, आपके टोकन या आप जो कॉइन्स खरीदते हैं उनके भी पेयर्स होते हैं। बहुत से कॉइन्स हैं जो आपको सिर्फ USDT में देकर मिलेंगे, बहुत से कॉइन हैं जो सिर्फ आपको BTC यानी बिटकॉइन के देकर मिलेंगे, और बहुत से कॉइन्स और टोकन्स ऐसे होते हैं जो आपको USDC, BUSD, TUSD या डाई देकर ख़रीदने की ऑप्शन होती है। और बहुत से कॉइन्स हैं कि जिनमें इन सब की ऑप्शन होती है कि चाहे आप वो USDT में ख़रीदें, USDC में ख़रीदें या डाई में ख़रीदें या BUSD में ख़रीदें या TUSD में ख़रीदें। ये डिपेंड करता है कि उस टोकन, उस कॉइन का आगे प्रोसेस कैसा चल रहा है, किस किस ने उसको अडॉप्ट किया है। आप जब परचेजिंग करने लगते हैं तो आप जब अपने एक्सचेंज पर अपने अकाउंट लॉगिन करते हैं तो आप उस कॉइन या टोकन जिसके बारे में आप इंटरेस्ट रखते हैं कि मैं इसको बाय करूं, वो आप अपनी कैपेसिटी के मुताबिक उसके अच्छे रेट पर, अच्छा रेट वो होता है बाय करते हुए कि जो कम से कम रेट हो, और सेल करते हुए अच्छा रेट वो होता है कि जिस पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा हो। एक बात याद रखिएगा कि जब भी आप क्रिप्टो करेंसी मार्केट में कोई कॉइन या टोकन ख़रीदेंगे तो सबसे पहले आपने उसके बारे में नॉलेज लेना है कि वो कॉइन, वो टोकन, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी करंट सिचुएशन क्या है, उसके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, उसकी टोटल सप्लाई कितनी है, उसकी मैक्सिमम सप्लाई कितनी है, उसकी सर्कुलेशन सप्लाई कितनी है, उसका मार्केट कैप क्या है, जो वो प्रोजेक्ट्स बता रहा है उसका कोई यूज़ केस है भी कि नहीं, उसकी प्रोग्रेस क्या है। ये सब बातें, ये सब इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं।
मैं अपनी वीडियोस में अच्छे कॉइन्स और टोकन्स के बारे में आपको बताता रहूँगा। आप खुद से भी सर्च करें इंटरनेट पर। दो मैं वेबसाइट्स आपको बता रहा हूँ जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट वाले बहुत यूज़ करते हैं, जिसके ऊपर टोकन्स और कॉइन्स की मैक्सिमम इंफॉर्मेशन होती है। उनमें से एक है कॉइन मार्केट कैप, दूसरी है कॉइन गीको। ये दो वेबसाइट्स हैं, इन पर आप जाकर आपको मैक्सिमम कॉइन्स और टोकन्स की हिस्ट्री, करंट जो उनकी सिचुएशन रेट्स चल रहे हैं, उनकी सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई, मार्केट कैप, सर्कुलेटिंग सप्लाई, फ्यूचर प्लान्स, वो किस कैटेगरी से लिंक रखते हैं, वेब 3 के हैं, मेटावर्स के हैं, लेयर 1 के हैं, लेयर 2 के हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको वहाँ से मिलेगी। आप जाएं, आप उसके ऊपर ज़रूर एक दफ़ा पढ़ें तो सही, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। 3 4 5 कॉइन्स और टोकन्स के बारे में थोड़ा सा आप टाइम लगाएं, आपको मालूम होगा कि ये होता क्या है और लोग कैसे बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी से हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। अब इन्वेस्टमेंट आपने डे ट्रेडर के तौर पर करनी है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है या दोनों प्रोसीजर साथ चलाने हैं। बहुत से लोग हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर बिलीव करते हैं कि 1.5 साल, 2 साल, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए भी लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कि वो इन्वेस्टमेंट करके रख देते हैं। उनका जो एक माइंड सेट होता है, जो एक टारगेट प्राइस होती है, वो उसके ऊपर उसकी ऑफ़र लगाकर छोड़ देते हैं। कुछ हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रेड बाय सेल करते हैं और कुछ हैं जो दोनों तरीक़ों से चलते हैं। कुछ कॉइन्स, कुछ टोकन्स वो लॉन्ग टर्म के लिए रख लेते हैं और कुछ कॉइन्स और टोकन्स में वो डे बाय डे, रोज़ का इसको कहते हैं ना खर्चा निकालना या प्रॉफिट लेना, वो चलाते रहते हैं। अब एक बात ज़हन में रखिएगा कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है वो आपने अपने सोच समझ से करनी है और उन पैसों से करनी है कि जो खुदा न खास्ता अगर लॉस हो जाए, वो कॉइन या टोकन डूब जाए, बंद हो जाए, किसी वजह से फ्लॉप हो जाए या एक्सचेंज बंद हो जाए, तो आपकी सेहत पर कोई असर ना पड़े। अपनी प्रॉपर्टी, अपना गोल्ड या ऐसे एसेट सेल करके क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट हरगिज़ ना करें कि जो आपने बड़ी मेहनत से बनाए हैं। सिर्फ वही पैसा क्रिप्टो को मार्केट में लगाएं जो, जिसको आप कह सकते हैं कि कुछ आपके पास एक्स्ट्रा पड़े हैं। अब आपने सिर्फ एक एक्सचेंज में अकाउंट नहीं बनाना, आपने 2 से 3 एक्सचेंजेस में अकाउंट बनाना है। इसी तरह आपने सिर्फ एक कॉइन या टोकन में सारी इन्वेस्टमेंट नहीं कर देनी, वो भी आपने मुख्तलिफ कॉइन्स और टोकन में डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाकर इन्वेस्टमेंट करनी है। अब इसकी रीज़न, इसकी लॉजिक ये है कि अगर खुदा न खास्ता कोई एक्सचेंज जिसमें आपने अपने एसेट्स रखे हुए हैं वो किसी वजह से बैंकरप्ट हो जाती है, कोई उसका लॉस ऐसा हो जाता है या कोई ऐसा सीन या कोई ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो जाता है कि वो एक्सचेंज बंद हो जाती है, तो फिर आपके जो एसेट्स हैं वो रिकवर होना पॉसिबल ऑलमोस्ट नहीं रहेगा अगर वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है। इसी तरह अगर कोई कॉइन या टोकन आपने अगर सिर्फ एक में की है और वही फ्लॉप हो गया, वही बंद हो गया, तो आपकी सारी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी। अगर आपने मुख्तलिफ कॉइन्स और टोकन में इन्वेस्टमेंट की होगी तो अगर 2 3 में लॉस या हुआ, 4 में लॉस हुआ या वो बंद भी हो गए प्रोजेक्ट, तो बाकी प्रोजेक्ट से आपका लॉस भी कवर होगा और प्रॉफिट भी आपको मिलेगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हुई होगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, कोई क्वेश्चन है तो वो करें, कोई सजेशंस हैं तो वो दें। मैं बहुत ही खुश दिली से वेलकम करूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।